आज हमारे बीच मौजूद है ओम प्रकाश जैन। आप अतिरिक्त आयुक्त हैं देवस्थान विभाग में। जैन साहब, आपका स्वागत करते हैं। जैन साहब, देवस्थान विभाग बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन इन दिनों जो कार्य चर्चा में है वो ये कि कुछ तीर्थ यात्राओं का कार्य वापस कोविड के बाद शुरू हुआ है। थोड़ी सी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दें। रेडियो लेक सिटी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 में प्रारंभ की गई और अब तक 85,000 से अधिक लोगों को यात्राएं करवाई जा चुकी है। पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली यात्राएं नहीं हो पाई थी। इस बार पुनः राज्य सरकार ने यात्रियों की संख्या दोगुनी करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी है और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ हो चुकी है, जो 10 जुलाई तक चलेगी। जैन साहब, ये जो योजना बता रहे हैं, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं? सबसे प्रारंभिक शर्त ये है कि 60 साल या उससे अधिक की उम्र का कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो आयकर दाता नहीं है और राजस्थान का निवासी है, वो इस यात्रा के लिए पात्र हैं और अपने साथ में अपने जीवन साथी को भी ले जा सकता है। जीवन साथी की उम्र 60 वर्ष होना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 61 साल का है और उसकी वाइफ 58 साल की है तो वो उसके साथ यात्रा कर सकती है। तो 60 साल से अधिक की उम्र के राजस्थानी जो आयकर दाता नहीं है वो यात्रा के लिए पात्र हैं। जैन साहब, अगर कोई व्यक्ति पेंशनर है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स भी आयकर दाता होते हैं, तो क्या वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे? आयकर दाता कोई भी हो, पेंशनर हो या आम नागरिक हो, आयकर दाता चूंकि वो स्वयं यात्रा कर सकता है और राज्य सरकार का उद्देश्य यही है कि ऐसे व्यक्ति जो तीर्थ जाकर अपनी आस्था श्रद्धा को प्रकट करना चाहते हैं किंतु उनकी आर्थिक स्थिति उनको अलाउ नहीं करती है, तो ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार जो है समस्त अपने व्यय पर ये यात्रा करवाती है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का रहता है। बहुत अच्छी लोगों की श्रद्धा रहती है इस यात्रा के प्रति और अच्छी संख्या में आवेदन करते हैं लोग। जैन साहब, ये बताएं कि अब जब आवेदन शुरू हो चुके हैं, कितने आवेदन अब तक आ चुके होंगे और क्या ये तमाम आवेदन सिर्फ और सीधे देवस्थान विभाग तक ही आते हैं? और इन आवेदनों में से आप फाइनल चयन किन किन आधार पर करते हैं? आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। ई देवस्थान पोर्टल है, ई देवस्थान पोर्टल या देवस्थान विभाग की वेबसाइट पे जाकर कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्तर पर और स्वयं नहीं कर सकता, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो वो ई मित्रा के पास जाकर अपना आवेदन भर सकता है। और कुल हमने 15 तीर्थ चयनित किए हैं। 14 तो रेल यात्रा के लिए है, एक हवाई यात्रा के लिए है पशुपतिनाथ, जो कि काठमांडू नेपाल में है। और जो 14 तीर्थ है रेल यात्रा के, उसमें रामेश्वरम मदुरई है, उज्जैन ओंकारेश्वर है, कामाख्या गुवाहाटी का है, द्वारका जी है, वैष्णो देवी है, समेत शिखर जी है। और सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार शरीफ, वेलंकानी जो चर्च है, इन सारे तीर्थ यात्रा को हमने शामिल किया है। और आज दिनांक तक लगभग 40,000 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 65,000 से अधिक यात्रियों ने आवेदन किया है। हमारा लक्ष्य जो है 20,000 यात्रियों का है। तो जो आवेदन आए हैं, जिला स्तर पे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी लॉटरी की प्रक्रिया के द्वारा जो जिलेवार लक्ष्य है उसका चयन करती है और प्रारंभिक जो लिस्ट निकालती है उसमें अगर कोई यात्री नहीं जा पाता है तो हम रिजर्व लिस्ट भी जारी करते हैं। इस तरह से लगभग 1,000 यात्रियों की एक ट्रेन जो जाती है उसमें यात्रा करते हैं। IRCTC के मार्फत, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उनके सौजन्य से सारा व्यय राजस्थान सरकार देती है, किंतु यात्रा की एजेंसी IRCTC रहती है। और इस यात्रा में हमारे डॉक्टर्स भी रहते हैं, सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं, प्रत्येक डिब्बे में 2 गवर्नमेंट राजकीय सेवा के अनुदेशक भी रहते हैं, जो समस्त यात्रियों की समस्त सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। एक बार यात्री रेलवे स्टेशन पर आ गया, पूरी यात्रा करके वापस रेलवे स्टेशन तक आने का समस्त खर्चा जो है राज्य सरकार वहन करती है। जैन साहब, ये आवेदन जो 15 जून से शुरू हुए हैं, व्यक्ति कब तक इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, एक बात, और उसके बाद क्या इस वर्ष के आवेदन उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे या बाद में सर्दियों में भी कोई दूसरी यात्राएं आप प्लान कर रहे हैं? आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई है। तो 10 जुलाई को रात को 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और जो अभी हमारे पास आवेदन आएंगे 10 जुलाई तक, उनकी लॉटरी की प्रक्रिया 31 जुलाई तक हो जाएगी
और हम 1 सितंबर से यात्रा प्रारंभ करवाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी। तो वर्ष में ये सितंबर से लेकर फरवरी तक हमारी ये यात्राएं चलती है। अलग अलग तीर्थों के लिए हम तिथि तय करते हैं, उस हिसाब से रेलगाड़ी जाती है। और डेस्टिनेशन वाइज हम 3 स्टॉपेज स्टेट में तय करते हैं। तो यात्री अपनी सुविधा की दृष्टि से जहां राज्य सरकार तय करती है उस स्थान पे आके रिपोर्टिंग करता है। और मौसम भी अच्छा रहता है, सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में पर्यटक की सीजन भी रहती है। तो यात्रियों को भी बड़ा आनंद आता है। इतना बड़ा समूह जब धार्मिक श्रद्धा और आस्था के भाव से एक साथ यात्रा करता है तो उसका आनंद जो है वो अकल्पनीय है। यानी ये यात्रा वार्षिक हुई, अर्थात इस साल जिन्होंने आवेदन किया है अभी जुलाई तक, वो सितंबर से फरवरी के बीच में जा पाएंगे। उसके बाद अगले वर्ष ही आप यानी 2023 में ही आप आवेदन लेंगे। बिल्कुल। ये बताएं जैन साहब कि ये जो आवेदन की लॉटरी निकलती है ज़िला स्तर पर, तो ज़िला स्तर पर भी इनके क्या कोटे निर्धारित हैं या कुछ अलग प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है? हमने 2011 की जो जनसंख्या है ज़िले की, उस ज़िले की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक तीर्थ के हिसाब से यात्रियों का कोटा निर्धारित कर रखा है। और जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जब लॉटरी निकलती है तो उस कोटे का ध्यान में रखा जाता है। उस कोटे के हिसाब से ही यात्रियों का चयन होता है। रिजर्व लिस्ट बनती है, एडिशनल रिजर्व लिस्ट बनती है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अधिक से अधिक यात्रियों को इन तीर्थ यात्राओं की बिल्कुल सकुशल यात्रा करवाएं, ताकि जो यात्री जिस श्रद्धा और आस्था के भाव से यात्रा कर रहा है वो उसकी मनोकामना फलीभूत हो। इसके साथ साथ हमने एक और व्यवस्था यात्रा में दे रखी है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो अपने साथ सहायक ले जा सकता है, या 70 साल से अधिक का कोई व्यक्ति अगर सिंगल यात्रा कर रहा है और उसका जीवन साथी साथ में नहीं जा रहा है तो वो भी अपने साथ एक सहायक, जो उसका परिवारजन भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, वो ले जा सकता है। और 75 साल से अधिक का अगर कोई यात्री है और हस्बैंड वाइफ दोनों यात्रा कर रहे हैं तो 75 साल की अधिक की उम्र को उनको जीवन साथी साथ में होते हुए भी सहायक ले जाने की अनुमति है। शर्त यही है कि सहायक की उम्र जो है वो 21 साल से 50 साल के बीच में होगी। ओपी जैन साहब, एक बात और जानना चाहूँगा कि ये बुज़ुर्ग जो इस यात्रा में जाने के इच्छुक हैं, जिन्होंने अप्लाई किया या करेंगे, उनके जहन में और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये आयकरदाता भी नहीं है। एक तो ये कि इस आवेदन का शुल्क क्या होगा, दूसरा ये कि जब वो गाड़ी में जाएंगे तो क्या उन्हें भोजन और दूसरे खर्चे भी वहन करने पड़ेंगे। यात्रा स्थल तक पहुंचने के लिए यात्रा स्थल पर जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे कुछ यात्राएं दुर्गम होती है, वहाँ पर पोर्टर या आपको दूसरे खाने या पीने के दूसरे खर्चे, तो कौन कौन से खर्चे उन्हें वहन करने ही होंगे? आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के स्तर पे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आवेदन करता है तो वो प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। अगर वो कंप्यूटर का जानकार नहीं है तो ई मित्रा के पास अगर वो जाता है तो ई मित्रा का जो राज्य सरकार ने शुल्क, बहुत ही नॉमिनल शुल्क तय कर रखा है, वो ई मित्रा लेता है। बाकी वो यात्रा की जो आवेदन प्रक्रिया है वो पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है। जहाँ तक यात्रा के खर्चों की बात है, यात्रा का समस्त खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। जो हमने रेलवे स्टेशन पे रिपोर्टिंग पॉइंट बनाया है, उस रिपोर्टिंग पॉइंट पे अगर वो किसी साधन से आता है तो वो अपनी व्यवस्था से आता है। रिपोर्टिंग पॉइंट पर आने के बाद ट्रेन में बोर्डिंग, लॉजिंग, भोजन, ठहरना, वहाँ तीर्थ स्थल पे पहुँचने के बाद परिवहन की व्यवस्था, बसेज की व्यवस्था, वो सारा व्यय, साथ में एक हम किट भी देते हैं जिसमें अम्ब्रेला होता है, टॉवल होता है, डे टू डे यूज़ की सामग्री होती है, वो समस्त जो व्यय है वो राज्य सरकार करती है। यात्री को कोई अगर एडिशनल फैसिलिटी लेता है, अगर जैसे समेत शिखर जी जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई के लिए किसी सहायक की आवश्यकता है तो वो यात्री अपने स्तर पे करता है, अन्यथा समस्त व्यय जो है राज्य सरकार वहन करती है। जैसे साहब, ये जो ट्रेन जिसमें यात्रा करते हैं, क्योंकि ट्रेन के भारतवर्ष में बहुत सारे दर्जे होते हैं, यानी सेकंड सीटिंग होती है, उसके बाद स्लीपर भी होता है, उसके बाद वातानुकूलित में भी थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी वगैरह। तो क्या ये जो आप यात्री ले जाते हैं, तमाम तीर्थ यात्री, ये किसी अलग अलग दर्जे में रुकते हैं या पूरी ट्रेन एक ही दर्जे की होती है? और एक ही दर्जे की होती है तो कौन सा दर्जा होता है? राज्य सरकार सभी के साथ समानता की दृष्टि से बिल्कुल सभी को एक ही कैटेगरी में यात्रा करवाती है। और वो द्वितीय श्रेणी का जो शयनयान है, स्लीपर कोचेज होते हैं। और जो भारतीय रेल की जो ट्रेनें होती है, जो IRCTC बुकिंग करता है, उन्हीं ट्रेनों में बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी करवाई जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो बसेज वगैरह की भी आवश्यकता रहती है, तो जो आरामदायक बसें होती है उनकी व्यवस्था IRCTC करता है। तो मैं सभी यात्रियों को आश्वस्त करता हूँ कि यात्रा
के लिए जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार कर रही है वो उनकी सुख सुविधा को, पूरे कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए कर रही है, ताकि यात्री एक अच्छे अनुभव के साथ लौटें। और अपेक्षा ये है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं इसमें आवेदन करें, ताकि उनकी जो श्रद्धा और भावना है जिसका वो प्रदर्शन करना चाहते हैं और वो आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका स्वागत है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में, और वो आवेदन करें और हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनको देने की पूरी चेष्टा करेंगे। ओपी जैन साहब, बहुत सारे लोग अपने स्तर पर भी यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। क्या अपरोक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी भी कुछ देवस्थान विभाग की योजनाएं हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने स्तर पर कैलाश मानसरोवर चला गया या कोई दूसरी यात्रा कराया, तो उसमें आप उसको उसकी यात्रा के व्यय का कुछ अंश या दूसरे चार्जेस उसको रिम्बर्स करें या अलग से दे पाएँ? विभाग की 2 और योजनाएं हैं। कैलाश मानसरोवर योजना में अगर कोई यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा ये यात्रा अपने स्तर पे ही होती है, राज्य सरकार की तरफ से उसको 1 लाख रुपए का पुनर्भरण किया जाता है। उसका एक्सपेंडिचर अगर 1 लाख से कम हुआ है तो रियल एक्सपेंडिचर, और अगर 1 लाख से अधिक का खर्चा हुआ तो 1 लाख की सीमा तक जो है राज्य सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी करवाती है, उसमें 1 लाख रुपए तक का पुनर्भरण होता है। और दूसरी हमारी योजना है सिंधु दर्शन योजना, जो जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख है, वहाँ सिंधु नदी के दर्शन के लिए जो यात्री जाते हैं उनको 10,000 रुपये का पुनर्भरण किया जाता है। तो इसमें भी यात्री स्वयं के स्तर पे यात्रा करता है, राज्य सरकार उसके खर्चे का पुनर्भरण करती है। तो ये यात्राएं भी इस वर्ष अगर यात्री करते हैं और हमें अगर पुनर्भरण के लिए अपना क्लेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका पुनर्भरण करते हैं। तो कैलाश मानसरोवर में हर वर्ष हम 100 यात्रियों का पुनर्भरण करते हैं, और सिंधु दर्शन में इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। जितने भी यात्री जाते हैं उनको हम 10,000 रुपया पर पैसेंजर के हिसाब से अपने पुनर्भरण का कार्य किया जाता है। उनको हमारे जो सहायक आयुक्त के कार्यालय हैं विभिन्न शहरों में, राजस्थान में टोटल 11 कार्यालय हैं, वहाँ अपना क्लेम पेश करना पड़ता है, और जैसे ही उनके पास क्लेम आता है हम उनको बजट अलॉट करते हैं, उनके संबंधित के खाते में सीधा ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। इनकी शर्तें भी क्या यही है कि वो आयकर दाता नहीं हो और 60 वर्ष से ऊपर हो, वही इस क्लेम को कर सकता है? आयकर दाता वाली शर्त तो इसमें है ही, और जनरली ये जो यात्राएं हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही है, किंतु उसके साथ में जीवन साथी या सहायक या कोई अन्य व्यक्ति जाता है। कोई 40 वर्ष का व्यक्ति अगर कैलाश मानसरोवर जाता है तो उसे आप ये राशि नहीं देंगे? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, यानी इसमें आयकर दाता वाली आयकर दाता की शर्त तो है, क्योंकि राज्य सरकार की जो यात्राएं हैं वो गरीब तबके के लिए है और जो स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। किंतु जो आयु वर्ग, उम्र की सीमा नहीं है, उम्र वाला बैरियर नहीं है। बाकी वो अगर इनकम टैक्स पे ही है तो उसमें फिर राज्य सरकार पुनर्भरण नहीं करती है। या ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि विदेश मंत्रालय की कैलाश मानसरोवर यात्रा भी लंबे समय से बंद है, इस वर्ष भी वो नहीं हो पाई है, तो बहुत सारे लोग निजी स्तर पर भी नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो क्या उन्हें आप ये रिम्बर्समेंट देते हैं या उनके लिए लागू? भारत सरकार से पत्राचार करके हम प्रक्रिया तय कर रहे हैं। अभी तक तो जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी होती थी उसके मार्फत यात्रा करने पर ही, चूँकि विगत 2 वर्षों में कोविड के प्रभाव के कारण लोगों की जन स्वास्थ्य को देखते हुए भारत सरकार ने इस यात्रा को नहीं चलाया था। अगर इस वर्ष चलती है तो अभी तक तो भारत सरकार के साथ ही टाई अप करके चलती है, फिर अभी कुछ ही दिनों में विभाग के स्तर पे तय हो जाएगा कि इस वर्ष जो है यात्रा की क्या प्रक्रिया रखी जाए। जैन साहब, जाते जाते तमाम बेबुजुर्ग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें क्या क्या सुझाव देंगे ताकि वो तीर्थ यात्रा के लिए आप तक आवेदन भी कर सकें और बाद में सफलता से सकुशलता से घर भी लौट आएँ? सभी जो उदयपुर संभाग के हमारे श्रोता हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, सबसे पहले तो वो आवेदन करें। आवेदन के लिए उनका जन आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना जन आधार कार्ड के वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने अपना जन आधार कार्ड नहीं बनाया है तो बना ले, या बनाने की जो एप्लीकेशन है उसका अगर नंबर भी दे देंगे तो उससे भी आवेदन हो सकता है। वो जल्दी से जल्दी आवेदन करें, अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, और आवेदन करने के उपरांत यदि लॉटरी में उनका नंबर आता है तो हमारे द्वारा उनको उनके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज भेजा जाएगा किस डेस्टिनेशन के लिए उनका चयन हुआ है, क्योंकि 3 प्रायोरिटीज़ हम यात्री से ले रहे हैं रेल यात्रा में। कौन कौन से 3 तीर्थ स्थलों पे, वो प्रथम प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता, तृतीय प्राथमिकता। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रथम प्राथमिकता के तीर्थ दें, किंतु कई प्रशासनिक मजबूरियों और लिमिटेड नंबर के कारण वो संभव नहीं होता है, तो सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी के तीर्थ भी उनको
जो उसने चयनित किया। हमारे लिए सभी तीर्थ प्रथम प्राथमिकता के हैं, किंतु उसने अपनी जो प्राथमिकता तय की है उस दृष्टि से उसका चयन करके यात्रा करवाई जाती है। यात्रा के समय जो चूँकि सर्दी का मौसम रहता है तो यात्री अपने साथ गर्म वस्त्र भी रखें ताकि किसी तरह की बीमारी वगैरह नहीं हो। ऐसे तो हमारे चिकित्सक और नर्सिंग की टीम साथ में रहती है, प्राथमिक उपचार उनको दिया जाता है। फिर भी ये जो डे टू डे की सावधानियां हैं वो रखते हैं तो एक सकुशल यात्रा संपन्न हो सकती है। और चूंकि अभी उदयपुर में कुछ माहौल विगत दिनों में इस तरह से रहा है तो मैं सभी नागरिकों से यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारे धार्मिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और प्रेम की जो फिजा है उदयपुर की, उसको बनाए रखें और सभी लोग जो हैं आपसी भाईचारे, प्रेम भाव से, सद्भाव से साथ में रहें, ताकि ये जो तीर्थ यात्रा करवाने का हमारा उद्देश्य है वो भी यही है, हम आपसी सद्भाव, भाईचारे और प्रेम भाव को बनाए रखें। ओम प्रकाश जैन, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग, जाते जाते एक बार फिर से आवेदन किस पोर्टल पर करें, किस वेबसाइट पर करें, ये भी थोड़ा सा बता दें। और एक बार अंतिम तिथि भी दोबारा हमारे श्रोताओं के लिए जिन्होंने देर से रेडियो सेट खोले उनके लिए दोहरा दें। ई देवस्थान पोर्टल है। ई देवस्थान पोर्टल पे आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो आवेदन पत्र आपके सामने होगा। और अगर ई देवस्थान पोर्टल आपसे नहीं खुलता तो देवस्थान विभाग की जो वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, उसके मार्फत भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप खुद आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो किसी भी ई मित्रा के पास जाके आप आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई रात को 11:59 अंतिम आवेदन तिथि की लास्ट डेडलाइन है। तो सभी से गुजारिश है कि इस निर्धारित जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व ही आवेदन कर दें ताकि आपका चयन जो है यात्रा के लिए हो सके। ओम प्रकाश जैन, आपका हृदय से आभार।